वेलकम टू आउट ऑफ द बॉक्स। और आज मेरे साथ हैं सुनील रैना, एमडी लावा इंटरनेशनल। वेलकम टू आउट ऑफ द बॉक्स सुनील। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। सुनील, जब भी हम आउट ऑफ द बॉक्स में गेस्ट से बात करते हैं तो उनसे ना सबसे पहले एक टेक हैक पूछते हैं जो मजेदार होता है। तो अगर आपके पास कोई टेक हैक है हमारे व्यूअर्स के लिए तो प्लीज शेयर करें। अच्छा, वैसे एक हमारे फ़ोन में ना एक गेम बूस्टर आता है। तो जब आप उसको यूज़ करते हैं, यूजुअली जब आप गेमिंग कर रहे होते तो यू डोंट नो कि उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना परफॉर्मेंस को। तो गेम बूस्टर है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी गेमिंग की एक्सपीरियंस और बेटर हो जाती है। सो दैट्स वन हैक दैट वन कैन यूज़ हमारे लावा फ़ोन्स में। तो लावा जितने भी यूजर्स हैं जो लावा फोन यूज करते हैं उनके लिए सुनील एक टेक हैक बताया, बड़ा काम का है, आप यूज करना जरूर। सुनील, अब लावा पे बात करते हैं। लावा अगर हम बात करें 2013-14 की, तो यू वर अमंग द टॉप प्लेयर्स इन इंडिया। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि एक वक्त आया कि आप लोग मार्केट से ऑलमोस्ट नहीं रहे, बचे नहीं। तो क्या कुछ मिस्टेक्स रही, अगर आप उनको मतलब बात करना चाहें उन पे कि क्या ऐसा हुआ? देखिए, मैं 2013-14 क्यों हुआ उसका एक आपको बैकग्राउंड देता हूँ पहले तो, कि हम उस सिचुएशन में आए कैसे। अगर आप रफली अबाउट 2009 के आसपास जब आप देखेंगे, इंडिया में कई सारी कंपनीज स्टार्ट हुई थी। और क्योंकि मोबाइल में एक बूम आया था, एक नेटवर्क एक्सपैंड हो रहा था ऑपरेटर साइड से, और डिवाइसेस जो थी वो बड़ी लिमिटेड अवेलेबल थी, तो डिमांड काफ़ी हाई था। और एट द सेम टाइम सिंगल प्लेयर डोमिनेशन था उस टाइम पे। तो एक ही प्लेयर था, तो मोस्टली 80% मार्केट शेयर था होता था। तो एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी। तो उस अपॉर्चुनिटी के चलते बड़े सारे ब्रांड क्रिएट हो गए। बट जिस तरीके से इस इंडस्ट्री को उस टाइम पे एड्रेस किया गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट हुई वो फ्रंट एंड पे हुई, चाहे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हुई, मार्केटिंग हुई। तो जो ज़्यादा लाउड मार्केटिंग करता था उससे ज़्यादा कस्टमर होते थे, उस टाइप की सिचुएशन थी। तो जो कोर चीज़ें थी जो एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, नॉट जस्ट आर्स, जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू लगभग 70% होती है किसी भी कस्टमर के लिए। बाकी 30% जो है सेल कर लो, मार्केटिंग कर लो, अदर एस्पेक्ट्स। बट जो प्रोडक्ट है जिसके साथ, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट जिसके साथ प्रैक्टिकली कुछ नहीं तो 17-18 घंटे बिताते हो फ़ोन के साथ, राइट। तो इस टाइप के प्रोडक्ट में नुआंस से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको इजीली दिख जाती हैं, राइट। तो क्योंकि प्रोडक्ट पे बड़ा अच्छा काम नहीं हुआ, प्रोडक्ट के पीछे की जो मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन कि कैसे हाई क्वालिटी, अच्छी एक्सपीरियंस, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए जाएं, इसके पीछे जो कंपनीज हैं उन्हें बहुत कम ध्यान दिया। बिल्कुल। तो जब 2013-14 हुआ, उस टाइम पे जो स्ट्रेंथ थी चाइना की, जो उन्होंने पिछले 1-2 डिकेड से बनाई थी, वो जब स्ट्रेंथ आई तो उस स्ट्रेंथ के चलते उनका जो मार्केट शेयर है, तो वो उन्होंने अचानक से पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। वो तो एक फैक्टर था कि उनके पास प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी थी और उनके पास एक्सपीरियंस था, कम से कम 1.5 से 2 डिकेड का इलेक्ट्रॉनिक्स में उनका एक एक्सपीरियंस था, मैन्युफैक्चरिंग का, डिज़ाइन का उनका एक्सपीरियंस था, जो हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं था। तो एक तो प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा चेंज था, जो कि कंज्यूमर्स ऑब्वियसली उनको बेटर प्रोडक्ट चाहिए था। दूसरा ये था कि जिस तरीके से उन्होंने प्राइसिंग करी, वो काफ़ी सारा उन्होंने कैश बर्न किया। अगर आपको याद होगा, अराउंड द सेम टाइम ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए थे, तो वो भी कैश बर्न कर रहे थे, और ये जो बाहर से कंपनीज आई ये भी कैश बर्न कर रहे थे। तो नेट रिजल्ट ये था, जब ये दोनों कंबाइन हो गए तो जो इंडियन कंपनीज थी वो कम्पीट नहीं कर पाई प्राइस के ऊपर। तीसरा पॉइंट ये था कि बिकॉज उनको मार्केट कैप्चर करना था, तो उन्होंने काफ़ी सारी मार्केटिंग करी, मतलब मच हायर देन व्हाट वी कुड इमेजिन। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुआ। तो उस डिस्ट्रप्शन के चलते जो है, मुझे लगता है 300 कंपनीज हुई होंगी जो उन्होंने स्टार्ट किया होगा, उसमें से अब 299 कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लकीली हमने किसी तरीके से अपने आप को संभाल के इस स्टेज पे लाया कि हम ग्रोथ कर रहे हैं। सो एक चीज़ और आती है यहाँ पे, लोग ये कहते हैं, उस वक्त में आपने जो पॉइंट्स गिनाए कि ऐसा भी हो रहा था ना, चाइना से लोग, जो इंडियन कंपनीज बहुत सारी थी, चाइना से सारा का सारा माल ले रहे थे उधर से, और सब कुछ, इवन जस्ट ब्रांडिंग, कुछ लोग तो ब्रांडिंग करके यहाँ पे बेच रहे थे, और कुछ लोग हल्का फुल्का चेंज करके उसको मेड इन इंडिया करके बेच रहे थे। क्या ये भी वजह रही सब चीज़ की? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि प्रॉब्लम ये थी कि जो पूरा इकोसिस्टम था वो पूरा चाइना में था, तो आपके पास एक्चुअली चॉइस नहीं थी, आपको चाइना से ही लाना था, बिकॉज चाहे मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन, जो भी ओडीएम इकोसिस्टम सारा वहाँ पे था, इंडिया में तो था नहीं, राइट।
लेकिन जैसे हमारी कंपनी में मैं बताता हूँ, क्योंकि हमने थोड़ा डिफरेंट कैसे किया, और हमारी अकेली कंपनी जिसने ये काम थोड़ा डिफरेंटली किया। जैसे हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चाइना में ही इस्टेब्लिश किया, हमने अपना डिज़ाइन का सेटअप चाइना में इस्टेब्लिश किया, बिकॉज हमें पता था कि जो प्रोडक्ट का कंट्रोल है, जो इन दो चीज़ों से आता है, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग से आपका प्रोडक्ट पे कंट्रोल आता है। अगर आपको प्रोडक्ट पे कंट्रोल करना है तो आपको इकोसिस्टम में रहना पड़ेगा। तो आप अकेले इकोसिस्टम बना नहीं सकते, क्योंकि उसमें कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। आपके गवर्नमेंट का एक फैक्टर होता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का फैक्टर होता है, आपकी स्किल की फैक्टर होती है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग में लाते हुए तो आपको स्किल्ड लोग चाहिए, R&D चाहिए तो स्किल्ड इंजीनियर्स चाहिए। तो वो इंडिया में इकोसिस्टम था नहीं। तो इस वजह से जो कंपनीज थी वो जाके वहाँ पे कोई टाइप करके ऑफ द शेल्फ, मतलब जो स्मार्ट शॉपिंग जिसको कहते हैं, वो करके यहाँ पे लेबल लगा के यहाँ पे दे देते। तो मतलब दैट्स हाउ ये चल रहा था। इवन मेरे याद है कि आई थिंक 2011-12 में मेरी भी फैमिली में अगर किसी को कोई फ़ोन खरीदा, आई स्टिल रिमेंबर एक IRS मॉडल आता था कोई 401 या समथिंग दैट, तो आई रिकमेंडेड दैट कि वो खरीद लो। तो अच्छा खासा कंपटीशन उस वक्त में होता था, और इवन रिकमेंड करते थे लोग कि आप लावा का फ़ोन खरीद लीजिए। तो ये सब चीज़ चलती थी उस वक्त। हाँ बिल्कुल। आई मीन देखिए, लाइक आई सेड कि क्योंकि हमारा जो अप्रोच था डे वन से डिफरेंट था, कि हमें जो हमारा विजन है कि हमें एक ग्लोबल इंडियन प्लेयर बनाना है। तो एक ब्रांड जो ग्लोबली लीडिंग हो वो बनाना था। उसके लिए आपको कि कस्टमर की अगर आप बकेट्स ऑफ एक्सपीरियंस देखेंगे तो ऐसे सेल्स एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, तो आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस है। जब तक आप सारी बकेट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस में एक्सेलेंस क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप एक ब्रांड नहीं बन सकते हैं। बट जैसे हमारे डिसरप्शन हुए, अगर आप 2013 की बात करेंगे, हम कोई 4 साल पुरानी कंपनी थे, 4 या 5 साल पुरानी कंपनी थे। अब 4 साल 5 साल पुरानी कंपनी एक बड़े इकोसिस्टम से, जो कि 10-20 साल का इकोसिस्टम बना हुआ, उससे लड़ना उस टाइम पे वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी फॉर दैट मैटर। तो हमारे लिए भी था। तो आई थिंक बट स्टिल हमने सोचा कि हम अच्छा काम करते रहेंगे तो समडे विल बी देयर। एग्जैक्टली। तो सुनील, व्यूअर्स के लिए मैं जानना चाहूँगा आपसे कि फॉर एग्जांपल उस वक्त जो भी हुआ हम अब मार्केट से आउट हो गए, इंडियन फर्म्स, आप भी आउट हो गए एक तरीके से मार्केट से, और अभी वापस आए। तो इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में क्या किया आपने? आप लावा के साथ एसोसिएटेड रहे, तो क्या चला इस बीच में अंदर कंपनी में? आप वो थोड़ा सा शेयर करें ताकि पता लगे कि अंदर क्या चल रहा था। क्या अंदर सब डिमोटिवेटेड थे, यार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ प्लानिंग चल रही थी कि यार अब कुछ और करेंगे? नहीं, जब ये डिसरप्शन हुआ तो ऑब्वियसली एक झटका था पूरी इंडियन ब्रांड्स के इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि अचानक से जो आपके कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, और अचानक से मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अचानक से प्राइस चेंज हो रहे हैं, तो वो जो एक फेज़ था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इनफैक्ट और भी कुछ चीज़ें उस टाइम पे, फॉर एग्जांपल कोई डिमोनेटाइजेशन हो गई, और भी कुछ 2-3 ऐसे फैक्टर्स साथ में आए कि हम सारे कंपनी डिसरप्ट हुई। तो अब उसमें हमने उस टाइम पे हमारी क्या थिंकिंग थी, वी सेड कि वी हैव टू सर्वाइव फॉर अनदर डे, राइट। तो अब हमने ये सोचा, जब हम वापस ड्राइंग बोर्ड पे गए, कि हमने सोचा प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम हमें लगा कि क्योंकि हमारी एक्सपीरियंस, एज और स्टेज कंपनी का एक छोटा था, 4-5 साल पुराना था, राइट। सो और बाकी बहुत बड़े हैं, तो इसके साथ अभी हेड ऑन कंपटीशन करना तो अभी नहीं करना चाहिए वो, ठीक है। तो अब हमें, जैसे कहते हैं ना कि जब अपॉर्चुनिटी थोड़ा रिलैक्स कर, राइट, रेस्ट कर, हाँ, राइट अपॉर्चुनिटी और आपकी तैयारी जब मिल जाए, वो सही टाइम होता है वापस अटैक करने का, राइट। तो हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे, तो इस बीच में हमने पूरी तैयारी कर ली। तो पिछले 1 साल के अंदर आप देखोगे कि मुझे लग रहा है वो जो टाइमिंग है, एक अपॉर्चुनिटी तो है ही है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मार्केट है, लगभग 3.5 लाख करोड़ पर एनम की मार्केट है ये, तो बहुत बहुत बड़ी मार्केट है। और हमारी तैयारी जो काफ़ी हद तक पूरी हो गई, तो जब ये मिले, तो अगर आप देखेंगे अभी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल हमारे स्मार्टफोन का ग्रोथ लगभग 300% है, जबकि इंडस्ट्री जो है फ्लैट रही है, ऑलमोस्ट थोड़ी डिक्लाइन ही करी है, तो हमारी ग्रोथ 300% हुई है। तो वो मैं कह रहा हूँ, वो तैयारी जो हमारी इतने सालों की चल रही थी, वो फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंच गई, जिसकी वजह से हम ग्रो कर रहे हैं। फाइन। एक चीज़ और बताएं सुनील, कि ये जो फॉरेन ब्रांड जो पॉपुलर हुए इंडिया में, तो उसकी मेन वजह क्या रही है? मतलब एक तो 3G से 4G का ट्रांजिशन भी तभी आया, फिर हाई स्पीड इंटरनेट आ गया, तो और क्या वजह आप देखते हैं इनके अलावा? नहीं, एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, इसमें
यही ब्रांड सक्सेसफुल हुए तो यही ब्रांड नहीं थे जो इंडिया आए। इंडिया तो और भी कई सारे ब्रांड्स आए, जैसे चाइना से बड़े सारे ब्रांड्स आ गए, और ग्लोबली बहुत सारे ब्रांड्स थे, बट बाकी सारे ब्रांड डिसरप्ट होके ये कुछ 5-6 ब्रांड्स हैं फाइनली कंसोलिडेट होके मार्केट में है। तो उसका बड़ा प्राइम रीज़न इट्स, उसमें ये भी नहीं मैटर करता बहुत ज़्यादा कि अगर मतलब आप इकोसिस्टम के अंदर भी आप ख़राब काम कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इकोसिस्टम बैठे हैं, आप हम बढ़िया काम ही करेंगे, राइट। अब उस इकोसिस्टम के अंदर जिन्होंने अच्छा काम किया, ये जो 4-5 कंपनीज आज की डेट में हैं, उन्होंने बेटर काम किया बाकियों से, और बाकियों से अच्छी एक्सपीरियंस दे दी, अच्छा प्रोडक्ट दे दिया, इनोवेशन कर दी, अच्छी प्राइसिंग दे दी, अच्छी मार्केटिंग कर ली, तो सारी चीज़ों ने बेटर कर ली। उसे ये 4-5 कंपनीज जो हैं आज जो है मतलब मार्केट शेयर उनका काफ़ी अच्छा। तो आज ये सब चीज़ होने के बाद आज आप लावा को कहाँ प्लेस देखते हैं इन इंडियन मार्केट? अभी काफ़ी स्मार्टफोन्स आपके आए और काफ़ी पॉपुलर भी हुए टू बी ऑनेस्ट, इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं जस्ट आपके सामने बैठा हूँ, बट हाँ रिव्यूड सम फोन्स और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उनका रहा कस्टमर से। तो अभी आप कहाँ देखते हैं लावा को? नहीं देखिए, अभी इंडिया में दो चीज़ें हो रही हैं। नंबर 1 फैक्टर है कि इंडिया की एस्पिरेशन बढ़ रही है। मतलब पिछले कुछ सालों में इंडिया एक बहुत हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशन पे चला गया, राइट। विच में जो लोग हैं इंडिया के, उनकी एस्पिरेशन ये है कि जो भी हम करें, जो भी कंट्री से हो, वो हमारा इंडिजीनियस हो, हमारा खुद का हो, अपनी कंट्री का हो, राइट। तो लेकिन हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, मुझे लगता है बहुत कम इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जिसमें ऐसी सिचुएशन है कि लगभग 90-95% जो है फॉरेनर्स का एग्जैक्टली इन अ वे ऑक्यूपेशन है, सो टू से। यही चल रहा है मार्केट में। तो अब ये जो चीज़ है, ये हमें समझ आ गई कि ये कस्टमर्स भी ये चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं कि ये हमें अपना कोई ऑल्टरनेटिव मिले, जिसको हम अपना ब्रांड कह पाएँ, जिसको हम अपनी कंपनी कह पाएँ, और वो जो है बहुत सारा मार्केट शेयर ले पाए। तो उस वजह से मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। तो भी हमने पिछले 1 साल में जो कस्टमर्स जो हमें कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, चाहे जो भी हम काम करते हैं, वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेवल का काम कर रहे हैं। तो अभी तो हमारी ट्रेजेक्ट्री ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है, और प्लस जो लोगों का हमें सपोर्ट है वो बड़ा स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। बट मुझे लगता है अभी भी हमें वो ट्रस्ट और बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी 1 ही साल हुआ, 1-1.5 साल हो गया जब हमने कुछ अच्छा काम करना शुरू किया है। तो इट टेक्स सम टाइम कि लोगों को अभी भी थोड़ा डाउट रहता है कि नहीं यार, पता नहीं है वही वाले तो नहीं है कि भाई पुराने एग्जैक्टली तो कभी फिर नहीं चले जाए। तो मतलब अभी वो डाउट है, उसको हमने एड्रेस करना है, उस पर हम काम कर रहे हैं कि देखिए फाइनली जो कस्टमर अपने कमाई से कुछ खरीदता है, वो हमेशा ये चाहता है कि उसको बेस्ट वैल्यू उसको मिल जाए, राइट। और अगर हम वो रियलाइज़ नहीं करेंगे, अगर हम उसको समझ के वैसे काम नहीं करेंगे, तो मतलब ये फिर शॉर्ट टर्म अप्रोच हो जाएगा। तो वी आर हेयर फॉर द लॉन्ग प्ले। मतलब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इंडस्ट्री अगर इट्स इन अ वे कॉलोनी ऑफ फॉरेन प्लेयर्स, 95% प्लस इट्स लाइक अ कॉलोनी, राइट। तो हमें हमारा पर्पस क्या, हमारा पर्पस है वी हैव टू डीकॉलोनाइज इट। तो डीकॉलोनाइजेशन मतलब जब तक हम 25-30% मार्केट शेयर एज इंडियन कंपनीज इस इंडस्ट्री का नहीं लेते हैं, तो आई वोंट से कि ये डीकॉलोनाइज हो गई है। कम से कम 20-25% तो डेफिनेटली हमारा राइटफुल शेयर बनता है। दैट्स स्टेप 1। स्टेप 2 इज़ कि हाउ कैन वी मेक इम्पैक्ट ग्लोबली, बिकॉज वी विल नॉट, हम रेस्ट्रिक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं रहना हमने, क्योंकि हमारा डे 1 से ऑब्जेक्टिव रहा है कि दैट हमें ग्लोबली compete करना है और ग्लोबली अमंग द टॉप ब्रांड्स बनना है। तो ये जर्नी लंबी है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि कल हो जाएगा, साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, बट हम डायरेक्शनली उस दिशा में काम करते जा रहे हैं, और आई एम श्योर वी विल गेट देयर जाएंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही आ रहा था कि एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है। तो आपने बता दिया कि एक्सपेक्टेशन ये है कि 25% शेयर तो हमारा एटलीस्ट हो, बिकॉज हम यहाँ के ब्रांड हैं, हमें कुछ तो मिलना चाहिए। एक चीज़ और मैं सुनील आपसे पूछूंगा कि आपने जो लावा अग्नि की बात करता हूँ, उसको आपने मार्केट किया एज अ ओनली इंडियन 5G फ़ोन। तो इंडियन 5G फ़ोन तो और लोग भी कर रहे हैं, कह रहे हैं मेड इन इंडिया बना रहे हैं, हर कोई डब्बे पे लिखा आता है मेड इन इंडिया। तो ये चीज़ बताएं, तो अगर वो भी मेड इन इंडिया है तो फिर आप ओनली मेड इन इंडिया कैसे हुए? नहीं, एक तो होता है मेड इन इंडिया, दूसरा होता है इंडियन। जैसे हम तो इंडियन है, राइट, एज अ कंपनी वी आर इंडियन। जिन लोगों ने उस पर काम किया वो इंडियन है, जिन लोगों ने वो फ़ोन बनाया वो इंडियन है, जिन लोगों ने मैन्युफैक्चर वो इंडियन है, राइट। तो ये तो 100% इंडियन है। एक तो मेड इन इंडिया, चलो ठीक है, मेड इन इंडिया तो क्या होता है अपने यहाँ पे फैक्ट्री में कुछ, और आई थिंक मेड इन इंडिया में भी बाहर से कंपोनेंट्स आते हैं, वो सिर्फ असेंबल ही हो रहे हैं जहाँ मैं बिल्कुल
देखिए क्या है कि इकोसिस्टम बनते बनते टाइम लगता है। अभी देखिए आप 30-40% कंपोनेंट्स हमें इंडिया में मिल जाते हैं, राइट। लेकिन बाकी जो बड़े कंपोनेंट्स हैं, आपका चिपसेट हो गया, आपका मेमोरी हो गया, ये अभी जो हाई कॉस्ट कंपोनेंट्स है, अभी इंडिया में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट वो भी आ जाएगा। दैट विल आल्सो हैपन। फाइन। एक चीज़ और बताएं सुनील की अपग्रेड्स की बहुत सारी बात होती है यहाँ पे। सिक्योरिटी पैचेस स्मार्टफोन्स पे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। पुराने फ़ोन्स में भी ये दिक्कत थी कि अपडेट्स नहीं आती थी, फ़ोन बंद हो गए थे, नहीं चल रहे। तो उसके बारे में अभी आपने क्या प्लान रखा है? जी मैं आपको एक्चुअली हमने जब इस पूरे जब हमने व्हेन वी वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, हमने कहा करना क्या है, मतलब हमारा विनिंग जो कहते हैं ब्रह्मास्त्र क्या Formula होगा, क्या है? हाँ वो क्या होगा। तो उसमें हमने ये रियलाइज़ किया कि देखो हमारी एक गलती ये थी कि शायद हम कंज्यूमर्स को ज़्यादा समझ नहीं पा रहे थे या कंज्यूमर्स की ज़्यादा सुनते नहीं थे। सो इन बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मतलब वो अपनी बात बता रहे हैं कि कहाँ हमने गलती कर दी या एब्सोल्युटली। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने स्ट्रक्चरली अपने आप को ऐसे बनाया एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि हमें लगातार कंज्यूमर से इंटरेक्ट करके ये समझना कि एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है। यू नो मैं कोई भी मेरे से पूछता है कि भाई हु डू यू रिपोर्ट, आप किसको रिपोर्ट करते हैं, मैं बोलता हूँ आई रिपोर्ट टू द कस्टमर। ओके। सो अगर आप कस्टमर है तो सुनील आपको रिपोर्ट करते हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि कस्टमर हमें बताता है कि हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द राइट थिंग फॉर अस। हमारा दिमाग तो हम लगाते हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारा दिमाग लगा के जो है बहुत कुछ बढ़िया होता नहीं है, बट कस्टमर की सुनेंगे तो एट द एंड ऑफ इट कस्टमर इज द वन जिसकी बात मानेंगे। राइट। उसमें हमने जब स्कैन किया मार्केट पूरा, हमने लोगों से बात करी, स्पेशली यूथ से हमने बात करी, और उन्होंने एग्जैक्टली हमें तीन प्रॉब्लम बताई। पहला उन्होंने कहा कि देखो जी, जो ये ब्लोटवेयर का प्रॉब्लम है, ठीक है, कि हम तो फ़ोन खरीदते हैं अपने हिसाब, स्मार्टफोन इज स्मार्टफोन बिकॉज यू कैन कस्टमाइज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट। आपकी मर्जी है आपको क्या डालना है, इसके अंदर क्या नहीं डालना। अब मैंने फ़ोन ले लिया, अब आप उसके अंदर कुछ भी डाल के दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए वो, राइट। मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूँ, दैट्स व्हाई आई एम बाइंग अ स्मार्टफोन। तो उनकी बड़ी इरिटेशन थी उससे। अच्छा, एक तो आपने ब्लोटवेयर डाल दिया जो आपकी मेमोरी खाता है, और क्योंकि साइड लोडेड होती हैं तो उसमें सिक्योरिटी का रिस्क रहता है कि क्या एप्लीकेशन डली है, क्या उसमें रिस्क है, ये आपको पता नहीं होता है। वो तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया ये जो है, इसमें आपकी नोटिफिकेशंस आती हैं, आपकी ऐड चलती है जो कि बड़ी इरिटेटिंग होती है। दिन में 4-5 बार ऐप चलते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है। वो आपका फ़ोन जो है यूज़ कर रहा होता है और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैप्चर कर रहा होता है, राइट। तो बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन है ये। एक तो इरिटेटिंग तो है ही है, प्लस और शुरू में जब फोन को सेटअप भी करते हैं उसके अंदर भी परमिशंस आती हैं बहुत सारी ब्लोटवेयर्स की कि आप एक्सेप्ट कर लो। लोगों को पता नहीं होता है, जो लोग होते हैं उनको, और क्लिक करके आगे चल जाते हैं। एग्जैक्टली। तो वही है, तो आप उनकी लैक ऑफ नॉलेज का फ़ायदा उठा के उनको वो चिपका देते हैं, तो क्योंकि आपको उसके पैसे मिल रहे हैं, राइट। तो एक पार्ट उनने, एक तो ये प्रॉब्लम उन्होंने बताई। दूसरा बताया कि देखिए स्पेशली ये जो सिक्योरिटी पैचेस हैं, क्योंकि अब इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, इतने सारी इंसिडेंट्स होती हैं कि हैकिंग की, इसकी उसकी, तो वो पैचेस को अपडेटेड रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या जी ये नहीं मिलता है। स्पेशली जो थोड़े लो एंड के डिवाइसेस होते हैं, चाहे 10-15 हज़ार 20 हज़ार के नीचे वाले डिवाइसेस होते हैं, उनमें रेगुलर अपडेट नहीं मिलते हैं। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कंपनी छोड़ देती है। क्योंकि सारा जो फोकस होता है वो हाई एंड पे होता है, राइट। अब ऐसा क्यों है, क्यों नहीं कर पाती है? उसका रीज़न ये है कि आपने जो यूआई बनाया, जो आपने उसके स्किन बनाई है, उसका कोर पर्पस है मोनेटाइजेशन। आपको उससे पैसे बनाने हैं, इसलिए बनाया आपने वो। बट होता क्या है कि जब आपका सिक्योरिटी पैच या कोई अपग्रेड देना होता है तो आपको पूरे पे काम करना पड़ता है। तो जो रिसर्च हमने करी, तो तीसरी बात जो निकल के आई कि जैसे मुझे कुछ भी चीज़ खरीदनी है, मैं यंग पर्सन की बात कर रहा हूँ इंडिया के, तो मुझे कोई कपड़े खरीदने हैं, मुझे जूते खरीदने हैं, मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने हैं, तो मैं जो एक मतलब ऑनलाइन जाके वो मेरे घर पे आ जाती है, राइट। अब जब मेरा फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो आप मुझे बताते हो कि भाई साहब आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाके हमारे सर्विस सेंटर चले जाओ, और फिर वो फ़ोन छोड़ दो, मुझे पता नहीं 1 दिन लग सकता, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, वो पता नहीं होता, फिर वहाँ जाओ, फिर लेने के लिए टाइम निकालूँ, तो ये हमको प्रॉब्लम है। बिकॉज अब हमारी जो हैबिट है, जैसे हमारे टाइम में हैबिट थी कि चलो ठीक है चले जाते हैं, घूमते हैं, वॉक करते बट अब एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई है, तो इसलिए इसका कुछ करना चाहिए। तो इस वजह से हमने जो पॉलिसी बनाई कि जो हमारा अपडेट्स एंड अपग्रेड्स हैं वो हम बिल्कुल क्लियर लिख के देते हैं, आपको कब मिलेगा अपग्रेड। तो पॉलिसी क्लियर पॉलिसी है कि हम हर एक मॉडल में बताते हैं आपको कब कितने अपग्रेड और कितने अपडेट मिल जाएंगे, और डेफिनेटली मिलते हैं वो, और टाइम पे मिलते हैं। अगर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे पिछले
एक साल में हमने कुछ 75 सॉफ्टवेयर अपडेट्स दिए हैं। तो हम काउंट रखते हैं इसका, अगर आप ट्विटर पे हमारे जाओगे हैंडल पे तो आपको बता देंगे ये 74, 75 एक्सेट्रा वो सब है। तो अपग्रेड बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मिलते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए। फाइन। सुनील, आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लावा से? मतलब क्या बजट कैटेगरी में और सीरीज कुछ आ रही हैं, या फिर आगे 2024 का जो अपकमिंग पोर्टफोलियो है उसके बारे में आप व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? श्योर। हमारे पास अभी जो पॉपुलर सीरीज़ हैं जो हमने लॉन्च करी है, एक हमारी युवा सीरीज़ है जो कि बिल्कुल एंट्री लेवल है। मतलब आप समझिए 6-7 हज़ार रुपये के से ऊपर के जो कुछ फ़ोन्स हैं वो युवा सीरीज़ में आते हैं, बिल्कुल एंट्री लेवल जो सेगमेंट है उनके लिए है। फिर दूसरा है ब्लेज सीरीज़ जो हमारा रफली 10,000 से लेकर 20,000 तक का है। फिर हमारा अग्नि सीरीज़ जो कि 20,000 से ऊपर की सीरीज़ है। और फिर हमारे स्टॉर्म सीरीज़ है। बेसिकली अग्नि सीरीज़ इज़ ऑनलाइन पर 20,000 प्लस। स्टॉर्म सीरीज़ जो कि हमारी 10,000 से 20,000 के बीच में, वो ऑनलाइन पे अगेन। ब्लेज इज़ ऑफलाइन फॉर 10 to 20K। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो पोर्टफोलियो बना हुआ है। अब एक्साइटिंग ये होने वाला है, देखिए एक्साइटिंग चीज़ है आने वाली। तो एक्साइटिंग अगर आप देखोगे ना आप हमारा कोई भी फ़ोन उठा के देख लीजिए, किसी भी प्राइस पॉइंट का देख लीजिए, वो उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है और उसके एस्थेटिक्स हैं, आप हमेशा ये बताओगे कि ये कम से कम 5,000 रुपये महंगा होगा। एग्जैक्टली। अगर आप कोई भी फ़ोन उठाओगे, क्योंकि हमने ये देखा कि जैसे जैसे प्राइस पॉइंट कम होता है वैसे वैसे ब्रांड्स में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करता है, और सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ बिल्ड क्वालिटी में होता है। वो प्लास्टिक चीप, वो बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल आपको रियलाइज़ करा देते हैं कि आप है बिल्कुल सस्ता फ़ोन खरीदा है। आपको और ज़्यादा पैसे देने। आपको सस्ता फ़ोन खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है हर कोई बंदा 5,000 की उतनी वैल्यू है, 20,000 की उतनी वैल्यू उस कस्टमर के लिए जो हार्ड अर्न मनी होता है, तो हमें उसको अगर आप अच्छा फ़ोन दे सकते हैं तो हमें दे देना चाहिए। तो एक जो डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन जो हमारी लैंग्वेज है, डिज़ाइन की जो हमारी फ़िलासफ़ी है, वो हमेशा आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली टेल कि हमारा मस्ट बी द बेस्ट इन द कंट्री, और हम उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, उस पर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। कुछ इनोवेशंस हैं जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। जैसे इनोवेशन की बात करें तो लास्ट टाइम हमने अग्नि जब लॉन्च किया था तो फर्स्ट कर्व डिस्प्ले इन दैट सेगमेंट, फर्स्ट दैट चिपसेट जो हमने 7050 यूज़ किया था इन दैट सेगमेंट। आप देखेंगे सिमिलरली हर सेगमेंट में हम कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट देने वाले हैं। और काफ़ी टेंशन हो गई थी थोड़ी दूसरे प्लेयर्स को, वैसे ये रियलिटी है। नहीं होनी भी चाहिए, मुझे लगता है अच्छा काम करेंगे तो पूरा इंडस्ट्री का स्टेज। तो आपको पैसे नहीं बनाने, आप ब्लोटवेयर की बात कर रहे हैं, वो नहीं डाल रहे, एड्स नहीं डाल रहे, फिर कैसे, मतलब फिर बिजनेस किस लिए हम करेंगे? पैसे नहीं बनाएंगे आप? देखिए जी, अगर आप इसको शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म में देखेंगे, शॉर्ट टर्म तो लगता है कि पैसे बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको आज बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात बता सकता हूँ कि जो लोग आज ब्लोटवेयर डाल रहे हैं, कुछ सालों के बाद, कुछ समय के बाद वो नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि जो कंज्यूमर रिजेक्ट करता है वो कभी लॉन्ग टर्म नहीं होता है। तो हमें ये आज पता एग्जैक्टली, और वो सिचुएशन आप देख चुके हैं 100%। हम ये ऑलरेडी देख रहे हैं कि कुछ लोग ऑलरेडी अब कुछ फ़ोन्स में बताने लगे हैं कि हमने ये फ़ोन लॉन्च किया है, अब इसमें ब्लोटवेयर नहीं है। वो मॉडल बाय मॉडल अनाउंस करते हैं और यह कहते हैं कि नहीं इसमें कम ब्लोटवेयर है, तो विच मीन्स सबको इंस्टॉल कर सकते हो, ये कर सकते हो, दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो बात तो समझ आ चुकी है कि जो कस्टमर है वो पुश बैक कर रहा है, राइट। तो ये पैसे आपके हैं नहीं, ये कस्टमर के पैसे हैं जिसको आप चार्ज कर रहे हो, तो आपको अब ये पैसे मिलने वाले नहीं। फोन कम करके उनको कम पैसों का फोन। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक दैट्स व्हाट, और हमें, यू आर राइट, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बाकियों से कम होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारा स्केल भी छोटा है। और बट हमारा पर्पज़, लाइक ऐसे हमारा पर्पज़ बड़ा है कि हमें कुछ इंडिया को आगे कुछ लॉन्ग टर्म कुछ करना है। कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म को सैक्रिफाइसेस देनी पड़ जाएंगी, हम दे देंगे, बट हमारी रिक्वेस्ट ऑब्वियसली लोगों से यही रहती है कि हम बहुत चीज़ें हैं जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि हमारी सैक्रिफाइस वर्थ है तो आपको हमें और सपोर्ट करना चाहिए।
फाइन, लावा को सपोर्ट करना चाहिए, ये सुनील कह रहे हैं। सुनील, एक चीज़ और आ रही है अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से एआई, वैसे तो बहुत पहले से था आप जानते हैं, बट 1-1.5 साल से काफ़ी ट्रेंड में है एआई। और स्मार्टफोन्स में ऐसी चिप्स भी आ रही हैं अभी जो मतलब ऑन चिप एआई की बात हो रही है। तो अगर आपसे नॉर्मल एक सवाल करूँ लावा से हट के भी, इवन लावा से भी आप इसको जोड़ सकते हैं कि एआई अब स्मार्टफोन्स में आगे क्या करेगा, लोग और क्या एक्सपेक्ट करें, कितनी स्मार्टफोन्स की जो कैपेसिटी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी इसकी वजह से? देखिए जी, एआई का फाइनली क्या है, एआई का जो फाइनल अल्टीमेट गोल है कि जो काम आज फ़ोन के साथ इंटरफेस से करते हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाए, आपको समझ के वो काम अपने आप कर दे, राइट। ये एआई का अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, राइट। अब उसके स्टेप्स स्टेजेस हैं, कुछ पहले कुछ कमांड बेस्ड होगा, कुछ आपको छोटे छोटे फीचर्स मिलेंगे उसके, बट इवेंचुअली जो एआई का पर्पस क्या है कि जो इंसान सोच सकते हैं, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज़ लाइक यू, इट कैन बिकम एज इंटेलिजेंट एज यू और मे बी मोर इंटेलिजेंट दैन यू, राइट। तो फाइनली ये जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है हर फील्ड में, चाहे ऑटोमोबाइल्स हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारी इट इज़ कन्वर्जिंग टुवर्ड्स being run by AI. So I think it's a very exciting time ahead. इसमें will be very beneficial for consumers. एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ सुनील, काफ़ी वक्त से, पिछले 2-3 साल से, यू माइट बी ऑब्जर्विंग एज वेल, कि स्मार्टफोन्स की जो प्राइसेस है वो धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो स्मार्टफोन 15,000 में आ रहा था वो 20-22,000 रुपये में आ गए, प्लस स्पेसिफिकेशंस के साथ भी ऐसी हो गई, जो स्पेक्स आ रहे थे 15,000 में वो 20 से 22,000 रुपये में आ गए। एंड कंपनियां भी ऐसी कर रही हैं, जितने भी अगर बात करें फॉरेन प्लेयर्स ही मार्केट में भी डोमिनेट कर रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट लाइन आ जाती है, वो एक बजट में आती है, और फिर धीरे धीरे करके वो एक ऐसी उसमें चली जाती है, और लोगों को लगता है, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि फिर क्या करें, और वो एक मिड रेंज सेगमेंट में आएगी और वो प्रीमियम सेगमेंट में चली जाएगी धीरे धीरे। तो ऑप्शन नहीं बच रहा है यहाँ पे, और ये क्यों हो रहा है, मतलब प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, और फिर ऐसे में क्या करें कंज्यूमर्स? ऐसी दो चीज़ें हैं, एक तो एक शॉर्ट टर्म बताता हूँ जो पिछले कुछ 3-4 साल में हुआ, स्पेशली कोविड के बाद। सो कोविड के बाद क्या हुआ कि उस टाइम पे डिमांड बहुत बढ़ गई। डिमांड इसलिए बढ़ गई क्योंकि लोग घरों में बैठे हुए थे, तो सब कुछ फ़ोन पे हो रहा था, तो फ़ोन्स की डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो उस टाइम पे जो कंपनीज थी उन्होंने फोरकास्ट कर लिया फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिमांड। तो जब वो फोरकास्ट हुआ और उस टाइप के प्रोडक्शन, क्योंकि कुछ कुछ चिप्स वगैरह तो बहुत महीनों का जस्टेशन पीरियड होता है, आपको को बताना पड़ता है साल साल पहले कि भाई हमारी इतनी रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो ऐसे हो गया, तो आपने डिमांड के फोरकास्ट दे दिए। तो फाइनली अगर आप देखें पिछले 2 साल में दिस एक्चुअली बीन डी ग्रोथ। आपने प्लान किया ग्रोथ, लेकिन हुई है डी ग्रोथ, विच मीन्स प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो गया वर्सेस द डिमांड। तो अब अगर आप इन्वेंट्री लेके बैठे हैं, तब आपके एक ही चॉइस है कि आपको उसको मतलब प्राइस कम करना है। तो पीछे की जो प्राइसेस जो कम थी वो इसी वजह से, क्योंकि डिमांड वाज लोअर देन सप्लाई, तो सप्लाई ज़्यादा थी, इस वजह से लोग जो है प्राइस कम कर करके किसी तरीके से इन्वेंट्री ख़त्म करना चाहते हैं। तो वो एक फेज़ जो है ऑलमोस्ट ओवर हो गया। अब प्राइसेस आर स्टेबलाइजिंग बैक टू व्हाट शुड बी चार्ज्ड। एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि जनरली ऑल्सो अगर आप देखेंगे कस्टमर्स अब हायर एक्सपीरियंस की तरफ मूव कर रहे हैं कि बेटर प्रोसेसर, बेटर मेमोरी, और क्योंकि उनके यूज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पहले जब कंज्यूमर जो था वो बहुत ही पहली बार फ़ोन ख़रीदा तो ज़्यादा समझ नहीं आता था कि इसमें क्या चाहिए, क्या कर सकते हैं। बस दूसरी बार फिर थोड़ी और समझ आई। अब लोग हैं तीसरी चौथी पाँचवा फ़ोन है, अब अंडरस्टैंडिंग कि मुझे एग्जैक्टली फ़ोन कैसा चाहिए वो बढ़ गई है। अब इसलिए वो 20,000 से ऊपर मोस्टली अगर आप देखेंगे, अब ज़्यादा प्रीमियमाइजेशन जिसको कहते हैं, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है प्रीमियम फ़ोन्स खरीदने लगे हैं, तो इसलिए थोड़ा वहाँ पे तो थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता ही है। तो आप भी उधर जाने की ट्राई करेंगे क्या कुछ वक्त में? हाँ, डेफिनेटली। आई मीन अग्नि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, और अग्नि में ही हम और कुछ काम करेंगे जिससे कि और हायर प्राइस पॉइंट पे भी हम कर पाएँ। फाइन। सुनील, लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, क्योंकि आप प्लान कर रहे हैं और आगे जाने की, तो मैन्युफैक्चरिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि हमारा मार्केटिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। आई थिंक हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारा जो आगे की ग्रोथ है वो, उसके लिए हमें 2 एरियाज़ में काम करने की ज़रूरत है। एक तो जो हमारी R&D है कि कैसे हम सॉफ्टवेयर को और बेटर कर पाएँ, कैसे हम और इनोवेशंस करके जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है वो मार्केट को दे पाएँ, वो हमारा एक इन्वेस्टमेंट एरिया होगा। दूसरा मार्केटिंग, क्योंकि हम काफ़ी सालों से इन अ वे हम ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे थे ब्रांड को लेके, और जो हम ब्रांड्स जिनसे कम्पीट कर रहे हैं उन्होंने काफ़ी मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करी है। तो हमें कुछ लेवल पे तो मार्केटिंग करके अपनी विजिबिलिटी और वो बढ़ानी पड़ेगी, तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट होगा। तो मोस्टली प्राइमरली ये 2 एरियाज़ हैं जिसमें इनफैक्ट लास्ट टाइम मैंने कहीं बताया भी था कि अबाउट 500 करोड़
500 करोड़ के आसपास हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं बिटवीन मार्केटिंग एंड R&D। ये हमारे की पिलर्स होंगे आगे की ग्रोथ के। फाइन, एक और क्वेश्चन आ गया माइंड में, जो आपने बात की दूसरे ब्रांड की किस तरह से मार्केट कर रहे हैं, तो बेसिकली उसको लास्ट कर लेंगे। हम देखते हैं कि सुनील, जितने भी ब्रांड्स आजकल हैं वो मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजी पे फोकस कर रहे हैं। एक ब्रांड है, एक ब्रांड का एक फ़ोन एक में नहीं चला, उसने दूसरे में बना दिया, सेम फ़ोन रहेगा, सिर्फ ब्रांडिंग लगेगी, तीसरे में उसमें नहीं चला तो तीसरे में आ गया। तो इस तरीके से कुछ कंपनियां यही काम कर रही हैं, तो ये भी समझ नहीं आता लोगों के। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक फ़ोन सिमिलर लॉन्च हुआ, एक कंपनी ने लॉन्च किया, वही दूसरा ब्रांड लॉन्च कर देता और उसको मार्केट किया जाता है एज अ न्यू फ़ोन। तो इसके बारे में कस्टमर इससे बड़ा कन्फ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि नहीं नया फ़ोन है, डिफरेंट है। क्या कहेंगे आप इस अप्रोच पे? नहीं, मुझे लगता है जब तक चल रहा है, मतलब समडे और जिनके लिए चल रहा है वो चला रहे हैं। आई मीन उनकी स्ट्रैटेजी है जो उनको लगता है उनके लिए ठीक है। और अगर कंज्यूमर खरीद रहा है तो शायद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट हो सकता है जिस दिन कंज्यूमर को प्रॉब्लम होगी, भाई ये फ़ोन भी वही है, वो फ़ोन भी ये, नाम डिफरेंट करके हमें दे रहे हो। जो पुरानी बात है कि भाई चाहे ब्रांड कोई भी हो तो आता तो सेम फैक्ट्री से था। तो अब जब वो बात शायद पता चल जाए, शायद कंज्यूमर्स का रिस्पॉन्स डिफरेंट हो। और ये आई थिंक ऑप्शंस भी लिमिटेड है यहाँ पे ना, अभी तीन चार ही ब्रांड जो है वो मेजरली सर्कुलेट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकती है। बट आई थिंक अगर कोई भी इंडस्ट्री आप ले लेंगे तो जब मैच्योर होती है तो बहुत सारे फिर ब्रांड्स होते नहीं हैं। आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द मार्केट शेयर है 5-6 ब्रांड्स में ही लिमिटेड हो जाता है। आप कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए तो क्योंकि इनिशियली बहुत सारे ब्रांड होते हैं, फिर कंसोलिडेशन होती है। जो ऑब्वियसली कैपेबल होते हैं वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो कैपेबल नहीं होते हैं तो बंद हो जाते हैं। तो मोस्टली आई थिंक दिस इज़ नॉट स्ट्रेंज, दिस इज़ ओके। फाइन, तो सुनील आपसे बात करके मतलब बड़ा अच्छा लगा, आपने इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रही। और अपना एक हेडलाइन तो बड़ी अच्छी देती है हमको कि डीकोलोनाइज करना है हमें, मतलब फॉरेन प्लेयर से इंडियन मार्केट को, और एटलीस्ट 25% तो हमारा राइटफुल शेयर आप चाहते हैं कि हो। थैंक्स सुनील, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा एंड विल ट्राई दोबारा से आपसे मुलाकात करेंगे तब बात करें। थैंक यू।